public class online classes video, and today's video is about topic class 9 सब्जेक्ट साइंस हो जाता है और चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, और उसका हम पार्ट 2 वीडियो ये आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। सो पार्ट 1 वीडियो में जैसा कि हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल देखा, उसमें हमने सेल की शेप और सेल के साइज के बारे में बात किया। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमने जिसमें देखे थे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके क्या हो जाते हैं, ये हमने देखे। फिर साथ में हमने सेल के शेप, डिफरेंट साइड के शेप हो जाते हैं सेल के, उनको डिस्कस किया, और साथ में हमने डिफरेंट सेल के साइज के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने देखा था सेल थ्योरी के बारे में कि साइंटिस्ट स्लाइडेन एंड शॉन ने सेल थ्योरी के बारे में कुछ फंडामेंटल नॉलेज दिया। फिर हमने देखा था सेल के ब्रीफली टाइप देखे थे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल और उनके डिफरेंसेस। सो नाउ आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जो डिटेल में और आपकी बुक में गिवन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। नाउ आज हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल, कि हमने जब आपको फ्लो चार्ट में आपको बताया था कि सेल के कंपोनेंट मेजर क्या क्या हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हम कह सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देन वी विल डिस्कस फर्दर इन फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो न्यूक्लियस के बारे में, और फिर अल्टीमेटली वी डिस्कस अबाउट द साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में हम अल्टीमेटली डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल जो कि साइटोप्लाज्म में आपके सस्पेंडेड होते हैं, पाए जाते हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं। सो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो देयर इज अ अकरेंस ऑफ डिवीजन और लेबर। जब हम पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, उसमें हमने देखा था एक टॉपिक आया था लेबर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एक्चुअल यूकैरियोटिक सेल होती है, जिसको हम बोल रहे हैं कि वास्तविक सेल या फिर एक्चुअली जो सेल आपको ज्यादा करके ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, उसमें हमने देखा था कि डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनेल है, उनको उनके पर्टिकुलर फंक्शन असाइन किए गए हैं, तो उसी को हमने बोला था लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये आपके यूकैरियोटिक सेल में आपको देखने को मिलता है विद इन अ सेल, एज दे ऑल गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल, जिनके बारे में हम यहाँ पर साइटोप्लाज्म चैप्टर में पढ़ने, साइटोप्लाज्म पार्ट में देखेंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि सेल ऑर्गेनेल जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उनमें अलग अलग फंक्शन असाइन होते हैं, एंड ईच ऑफ देम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पर तीनों कंपोनेंट के नाम आपने देख लिए हैं, एक बार अपन इसको देख लेते हैं। दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं न्यूक्लियस, और फिर हो जाता है आपका साइटोप्लाज्म। एक चीज और हमने देखी थी लिस्ट में जो हो जाती है आपकी सेल वॉल। तो सेल वॉल की बात हम जब करेंगे, जब अपन प्लांट सेल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेल वॉल एक्चुअली जो होती है कुछ ही ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलती है। तो हम बात करें जैसे कि प्लांट्स हैं, फिर इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में अपन बात करें बैक्टीरिया है, तो इनमें सेल वॉल है। प्लांट्स की सेल में सेल वॉल हो जाती है। इसके अलावा आपकी फंगस सेल, यानी कि जो आपकी लाइक मोल्ड होते हैं, फफूंदी वगैरह होती है, उनकी भी सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिलता है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में मिलता है वो अपन आगे आपके फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। फिलहाल अपन को ये पता होना चाहिए कि सेल वॉल किन किन सेल में होती है, तो वो अपन को पता है ऑलरेडी कि बैक्टीरिया में हो सकती है, प्लांट सेल में होती है, और फंगस सेल में होती है। नाउ कंपोनेंट में अपन सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। Now let's discuss about some different facts of cell membrane। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमने इसका नॉमेनक्लेचर की बात करी। सो ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अ प्लाज्मा लेमा। सेल मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हैं इसे, इसके अलावा आप इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और साथ में आप इसे प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। देन इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो हमने जैसा पहले भी कहा था कि जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर हो जाती है किसमें, प्लांट सेल, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट सेल लेयर कौन सी हो जाती है आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बात करें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के जस्ट बिलो, यानी कि बीच में नीचे होती है। सबसे बाहर की तरफ प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिलेगा, उसके बाद वाली लेयर आपकी कौन सी रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ अ सेल, एक तरह से आप कहें तो ये सेल की जो वाइटल पार्ट्स हैं, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है। यहाँ पर अपन आगे पढ़ेंगे कि सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है,
तो हम बात करेंगे वाइटल पार्ट्स की, जो सेल की बात हो रही है, यानी कि जो एक्चुअली में फंक्शन कर रहे हैं। तो लिमिटेड बाउंड्री ऑफ द सेल, तो सेल मेम्ब्रेन एक तरह से सेल की लिमिटिंग बाउंड्री हो जाती है, जो कि उसके साइटोप्लाज्म को आउटर सराउंडिंग से अलग करती है। यानी कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जहां पर सेल प्रेजेंट है, उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से साइटोप्लाज्म को कौन सेपरेट करके रखता है? ऑलवेज सेल मेम्ब्रेन। सेकंड फैक्ट की बात करें कि जैसा हमने पहले ही बताया था, फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर है जो एक्सक्लूसिवली दोनों टाइप के सेल में प्रेजेंट होती है। वहीं हमने बात करी थी कि सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट हो जाती है। बात करें इसके केमिकल कंपोजिशन की कि केमिकली ये कैसे कंपोनेंट से मिलकर के बनी है, तो यूजुअली आप कुछ न्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं और फैट्स होते हैं। तो लिपिड या फैट बात एक हो जाती है, और साथ में प्रोटीन्स। तो जो टू मेजर कंपोनेंट है आपके सेल मेम्ब्रेन के, वो हो जाते हैं आपके प्रोटीन और लिपिड। यानी कि सेल मेम्ब्रेन मेजरली किससे मिलकर के बनी हो जाती है? आपके प्रोटीन की लेयर की और लिपिड के लेयर की। एक तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि प्रोटीन सैंडविच बिटवीन द लिपिड लेयर। होता ये है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का अपन अभी एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा, तो उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो वास्तविकता में क्या होता है, बिलो लेयर आपकी एक लिपिड की हो जाती है, फिर आउटर लेयर आपकी एक लिपिड की हो जाती है, और इन दो लेयर के बिटवीन आपके जो प्रोटीन है वो सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे अपन सैंडविच में कैसे दोनों तरफ ब्रेड रहती है और अंदर फिलिंग रहता है, तो फिलिंग आप कह सकते हैं प्रोटीन है, और जो ब्रेड है वो आपका लिपिड हो जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन इस तरह की लेयर होती है जिसमें दो लेयर आपकी लिपिड की रहती है, और उसके बिटवीन आपके कहीं कहीं पर आपको प्रोटीन के पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये बाई लेयर के फॉर्म में अवेलेबल है। नाउ इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबिलिटी की बात करें तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि थ्रू एंड थ्रू चीजों का जा पाना, जैसे कि अपन कई बार जो छानने वाली चीजें होती है, आप देख सकते हैं आसानी से आपके उससे वाटर निकल जाता है। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन एक पतली लेयर है जो कि साइटोप्लाज्म को कवर करके रखे हुए हैं। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कुछ चीज का सेल के अंदर जाना, और कुछ अल्टीमेट चीजों का या फिर और कंपोनेंट्स का सेल से बाहर आना, वो किससे होता है? सेल मेम्ब्रेन से। तो उसकी परमिएबिलिटी को अपन क्या बोल देते हैं? ना तो ये कंप्लीटली परमिएबल होती है, ना ही फुल्ली इम्परमिएबल होती है। ये कैसी हो जाती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सेलेक्टिवली से मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि कुछ पर्टिकुलर थिंग्स को ये अपने अंदर आने देती है या अपने अंदर से बाहर जाने जाती है। यानी कि जो सेलेक्टिव आइटम है वो ही सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर सेल के साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं, या फिर सेल के साइटोप्लाज्म से बाहर आ सकते हैं। जो सेल परमिएट करेगी वो ही थ्रू एंड थ्रू पास हो पाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल। नाउ एंड गिव फ्लूइड मोज़ेक, यहाँ पर अपन बात करें सिंगर एंड निकोलसन, टू साइंटिस्ट हो जाते हैं जिन्होंने इसके लिए एक मॉडल प्रोवाइड किया था। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए टू साइंटिस्ट हो जाते हैं। एक है आपके सिंगर एंड निकोलसन। सो सिंगर एंड निकोलसन गेव फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो इसको समझाने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए। तो जिस तरह अपन मोज़ेक टाइल देखते हैं, मोज़ेक टाइल में क्या होता है? आपका एक मैट्रिक्स होता है, और उस मैट्रिक्स में आपको डॉट डॉट करके कुछ पत्थर टाइप के दिखाई देते हैं। तो सेम वे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सिंगर और निकोलसन ने जो मॉडल प्रोवाइड किया, उन्होंने क्या कहा कि लिपिड की बाई लेयर, यानी कि अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में, आपके बीच में कहीं कहीं पर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। किसकी तरह? मोज़ेक टाइल में, जैसे कि आपके जो स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी तरह। तो सेम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो हमको यहाँ पर गिवन है, किसके थ्रू? सिंगर और निकोलसन ने। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसकी थिकनेस लगभग कितनी हो जाती है? 75 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम एक यूनिट हो जाती है मेजरमेंट की, इसका मतलब हो जाता है 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि बहुत ज्यादा थिन या पतली लेयर हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप इसको व्यू नहीं कर सकते। आप कैसे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, क्योंकि ये बहुत थिक मतलब थिन होती है, खाली 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है ये। नाउ इसके अलावा प्रोटीन लेयर है, और एक तरह का ये कैसा, ना तो ये फुल्ली लिक्विड हो जाती है, ना ही फुल्ली सॉलिड होती है। इसको हम स्पेशल टर्म बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्वासी फ्लूइड स्टेट हो जाती है।
तो एक तरह से ये कैसी है, फ्लेक्सिबल है, लिक्विड की तरह फोल्ड हो सकती है, लिक्विड सॉलिड की तरह, और साथ में टूटती है और रीयूनाइट भी हो जाती है कि अगर छोटा मोटा डैमेज होगा सेल मेम्ब्रेन में तो वो अपने आप को रीजनरेट भी कर लेती है। तो इसलिए अपन बोलते हैं ब्रोकन भी हो सकती है और उसको आगे रीयूनाइट भी हो जाती है, यानी फिर से अपने आप को प्रोड्यूस कर लेती है। तो ये कुछ हमने सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड आपने कुछ फैक्ट देखे। नाउ अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन एक्चुअली क्या परफॉर्म करती है। ये जो भी फैक्ट देखे थे हमने ये उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। Now let's discuss about the main two major function of the cell membrane। तो यहाँ पर पहला है it is regulate the movement of molecule inside and outside the cell। तो अभी जब हमने इसकी परमिएबिलिटी की बात करी थी सेल मेम्ब्रेन के, तो हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल। दैट मीन्स ये सर्टेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपके साइटोप्लाज्म के इनसाइड आने देती है या फिर सर्टेन मॉलिक्यूल को साइटोप्लाज्म के आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाने देती है। तो यही एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो जाता है। दैट मीन्स इट रेगुलेट्स which molecule is to go out and which molecule is to get inside of the cell cytoplasm। तो एक तरह से फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल करता है परफॉर्म आपका सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल। हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म को पूरे कवर किए हुए है, प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो दैट मीन्स ये सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट रखती है और उसको ऐसा बनाए रखती है जो सेल के लिविंग रहने के लिए जरूरी है। अगर सेल मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, उसको कंसाइज करके नहीं रखेगी, तो अल्टीमेटली सेल का जो एग्जिस्टेंस है वो आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो यहाँ पर टू इम्पोर्टेंट फंक्शन हमने देखे। एक तो हो जाता है रेगुलेशन ऑफ द मूवमेंट अराउंड द सेल इनसाइड एंड आउटसाइड, और दूसरा देखो हमने मेंटेनिंग अ डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल। नाउ यहाँ पर बात आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल की, कैसे सेल के इनसाइड या सेल के आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन जो है ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये कुछ प्रोसेस के थ्रू हो पाता है। ये प्रोसेस आपकी मेजरली टू टाइप की हो जाती हैं। एक होता है आपका डिफ्यूजन और दूसरा हो जाता है ऑस्मोसिस। तो इन दोनों टर्म्स को आपको थोड़ा डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द डिफ्यूजन एंड व्हाट इज द ऑस्मोसिस। इसके फिर आगे फर्दर टाइप्स भी हैं और इन्हीं के बेसिस पे हम फिर कुछ सॉल्यूशन की कंपोजिशन भी पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन ऑस्मोसिस के बेस पे कितने टाइप के हो सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो नेक्स्ट हेडिंग विल बी द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाउ डज इट हैपन? Now let's discuss about transportation of the molecule across the plasma membrane। जो नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं आपके बुक में गिवन है, टू वेज से पॉसिबल हो जाता है। एक भी हो जाता है आपका बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस एंड दूसरा हो जाता है आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस। इस डायग्राम के थ्रू हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डिफ्यूजन में और कैसे ऑस्मोसिस में आपके पार्टिकल्स के मूवमेंट होते हैं। नॉर्मली अपन ये बात करते हैं कि जो सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म में वो एक सोल जेल कंडीशन में है, यानी कि एक तरह का वो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन है। साइटोप्लाज्म क्या हो जा रहा है, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन के यूजुअली टू पार्ट होते हैं, एक हो जाता है सॉल्यूट और दूसरा हो जाता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो दो पार्ट आपको पता होने चाहिए सॉल्यूशन के, एक हो जाता है सॉल्यूट और दूसरा हो जाता है आपका सॉल्वेंट। ये अपन ऑलरेडी कहाँ देख चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में। नाउ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, हमने बोला है कि कोई भी मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना है, तो डेफिनेटली सॉल्यूट और सॉल्वेंट में भी उनके क्या मौजूद होंगे, पार्टिकल्स। तो होता ये है कि पार्टिकल्स का एक डेफिनेटिव मूवमेंट होता है हर एक प्रोसेस में। तो डिफ्यूजन में हम क्या बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन। तो होता क्या है, जैसे सेल के अपन इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें या सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें, दोनों के बिटवीन पार्टिकल का एक्सचेंज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, दोनों की तरफ की कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इक्वलाइज कंसंट्रेशन ऑफ द टू सॉल्यूशन इन। तो दोनों प्रोसेस एक तरह से क्या कर रहे हैं, सेल के आउटर एनवायरनमेंट में और सेल के इनर एनवायरनमेंट में जो किसी भी तरह के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अपन क्या कर रहे हैं, इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन में अपन क्या कह रहे हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पार्टिकल्स मूव करते हैं
वही अपन बात करें ऑस्मोसिस की तो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट मूव। तो यहाँ पर अपन क्या ऐसे अपन उसको समझा सकते हैं, जैसे कि सपोज एक कंपोनेंट में अपन जैसे कि ये आपका सॉल्वेंट है और एक तरह से अपन बात करें सॉल्यूट है। तो यहाँ पर अपन पहले केस में अपन बात करें डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूट हो दोनों पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, ठीक है। वहीं अपन बात करें डिफ्यूजन की तो डिफ्यूजन में केवल जो है आपके सॉल्यूट के पार्टिकल मूव करते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरा कंडीशन क्या हो जाता है, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो किसी भी तरह के मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं रहता, कोई भी लेयर बीच में नहीं आती है। लेकिन बात करें यहाँ पर ऑस्मोसिस की, द मूवमेंट इज थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस के केस में अपन बोलेंगे मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली बीच में आपको एक मेम्ब्रेन लगी हुई मिलेगी। और डिफ्यूजन के केस में आपके कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। फिर अपन बात करें डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन ऑस्मोसिस के केस में केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं। तो ये अपन ने डायग्राम में थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देखा कि कैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आपका वर्क करता है ना। एक बार इसको अपन और डिटेल में पढ़ लेते हैं, दोनों की डेफिनेशन और उनको कंपेयर कर लेते हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं। नाउ थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या कह रहा है कि हमने जैसे पहले डिस्कस किया था मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और आयंस। तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और आयंस कहाँ हो रहे हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इस इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन विदाउट एनी मेम्ब्रेन। कि कभी भी किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल, जैसे अपन फॉर एग्जांपल बात करेंगे जैसे कि कमरे से धुएं का बाहर निकलना, तो कमरे के अंदर आपका एक तरह से धुएं और एयर का क्या मौजूद है, सॉल्यूशन, जिसमें से आपके सॉल्वेंट यानी कि जो धुएं के पार्टिकल है वो सॉल्वेंट हो जाते हैं। तो कमरे के अंदर धुएं का कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में धुएं का कंसंट्रेशन कम है। तो होता क्या है, हायर कंसंट्रेशन से वो अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं विदाउट एनी मेम्ब्रेन। तो इस तरह का प्रोसेस क्या हो जाता है आपका डिफ्यूजन। तो सेल में भी कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कंसंट्रेशन जो है सेल के इनसाइड ज्यादा होता है, सेल के आउटसाइड कम होता है, तो वो सेल के साइटोप्लाज्म से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। या फिर कुछ कंपोनेंट के का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के बाहर ज्यादा होता है और सेल के कम होता है, तो वो बाहर से सेल के अंदर आ जाते हैं विदाउट एनी मेम्ब्रेन। तो वहां पर जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो एक तरह से फुल्ली परमिएबिलिटी का काम करती है। तो यहाँ पर अपन डिफ्यूजन का क्या डेफिनेशन कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। और क्योंकि इसमें एक तरह से बिना लेयर के या बिना मेम्ब्रेन के हो रहा है ये, तो पार्टिकल को मूव करने के लिए होता क्या है, इट डजंट रिक्वायर एनर्जी। उनके अंदर जो इटसेल्फ मूवमेंट की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, उससे ही वो मूव करते हैं। इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, एक तरह का ये पैसिव प्रोसेस हो जाता है। यानी डिफ्यूजन के केस में सेल को किसी भी टाइप की कोई एनर्जी एक्सपेंड नहीं करनी पड़ेगी। नाउ बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में हम क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सॉल्वेंट है, जैसे कि अपन वाटर की बात करें तो सॉल्वेंट अपनी हायर कंडीशन से, हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर देखिए मूवमेंट दोनों में एक जैसा है, हाई से लो की तरफ, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट हो जा रहा है और यहाँ पर सॉल्वेंट आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कि अगर सॉल्वेंट जैसे कि अपन बात करें वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो प्रोसेस आपका क्या हो जाता है, ऑस्मोसिस। जैसे इट इज रिक्वायर्ड, डेफिनेटली इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है और सॉल्वेंट के पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूट से ज्यादा लार्ज होते हैं, उनमें उतना ज्यादा अमाउंट में एनर्जी नहीं होती और मास ज्यादा होता है, तो उनको मूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, एनर्जी की। इसलिए ये हो जाता है एक तरह का एक्टिव प्रोसेस। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आपका कंटेनर में बीच में अपना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है और एक तरफ हाई कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट है और दूसरी तरफ लो कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट है।
तो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल लो कंसंट्रेशन में तब तक मूवमेंट करेंगे जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या ना हो जाती है, इक्वल। तो यहाँ और यहाँ की कंसंट्रेशन जब तक इक्वल नहीं हो जाएगी तब तक कौन सा प्रोसेस होता रहेगा, आपका ऑस्मोसिस होता रहेगा। और जैसे ही कंसंट्रेशन आपके दोनों तरफ इक्वल हो गई, ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, अपन ने फैक्ट डिस्कस किए डिफ्यूजन के और ऑस्मोसिस के। ना ऑस्मोसिस के कुछ सब टाइप्स हो जाते हैं, वो अपन को बताने पड़ेंगे। एंड इसके अलावा अपन को देखना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कि हमने अभी बात करी है कि सॉल्यूशन होते हैं, कोई सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, कोई डाइल्यूट हो सकता है, तो उस बेसिस पे सॉल्यूशन के आपको टाइप पता होने चाहिए। नाउ ऑस्मोसिस जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, सो ऑस्मोसिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि डिफ्यूजन को जो प्रोसेस हमने समझी उसमें आप ऑस्मोसिस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑस्मोसिस एक तरह से किसका डिफ्यूजन है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का। सो ऑस्मोसिस की बात करें तो ये इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक हो जाता है आपका एंडो ऑस्मोसिस और दूसरा हो जा रहा है आपका एक्सो ऑस्मोसिस। नाम से आपको थोड़ा सा पता चल जाता है, एंडो यानी कि इनसाइड, यानी कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट जब इनसाइड या इनटू द सेल होता है, यानी कि किसी भी टाइप के जो सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट अगर सेल के साइटोप्लाज्म के इनसाइड हो रहा है तो वो आपका एंडोऑस्मोसिस हो जाता है। जैसे कि अपन पढ़ते हैं अमीबा के केस में आपने देखा होगा कि जब वो फूड को इंगल्फ करता है तो वो किस तरह का प्रोसेस है, एंडोऑस्मोसिस। और लाइक जैसे कि एक्सोऑस्मोसिस, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल, कि कुछ पार्टिकल्स आपके जो साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं उनका साइटोप्लाज्म से निकल के सेल के बाहर चले जाना, तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाता है आपका एक्सोऑस्मोसिस। तो ऐसे आपका जो ऑस्मोसिस है ये टू टाइप्स का हो जाता है, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। नाउ इसके बाद हमको देखना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर और सेल के अंदर किस टाइप का है, उस बेसिस पे सॉल्यूशन 3 टाइप्स के हैं, तो उनको एक बार अपन देख लेते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन जो सेल सॉल्यूशन है या सेल का जो भी इन्वायरमेंट है वो 2 टाइप का हो सकता है। पहला है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हो जाता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और थर्ड हो जाता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीनों की अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अपन क्या बोल रहे हैं कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि सपोज ये आपका सेल है, सेल के अंदर डेफिनेटली आपका साइटोप्लाज्म होगा और इसकी क्या होगी, ये कंसंट्रेशन होगी। फिर सेल जिस आउटर एनवायरनमेंट में आपका सेल जिस आउटर एनवायरनमेंट में आपके मौजूद है उसकी भी क्या होगी, सॉल्यूशन की क्या होगी, कुछ आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन होगी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किस केस में बोल रहे हैं कि जो आउटर में सॉल्यूशन मौजूद है उसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जानी चाहिए, साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जानी चाहिए, तब उस केस में सॉल्यूशन क्या हो जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन बात करें रेड ब्लड सेल, आप रेड ब्लड सेल को अगर यहाँ पर अपन नॉर्मल सेलाइन, रेड ब्लड सेल को अपन अगर नॉर्मल सेलाइन के अंदर रखते हैं तो वो किस तरह के सॉल्यूशन में है आपके, ये आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन में है। तो इस केस में क्या होता है, वाटर का इक्वल मूवमेंट होता है कि जितना वाटर आउटर एनवायरनमेंट से सेल के इनसाइड जाएगा उतना ही वाटर सेल के इनसाइड से आउटर एनवायरनमेंट में आ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा नहीं कि वाटर का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वाटर का मूवमेंट होता है और वो कैसा होता है, इक्वल, कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर आपका एक्सटर्नल सॉल्यूशन से साइटोप्लाज्म में जा रहा है उतना ही अमाउंट साइटोप्लाज्म से निकल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रहा है। इस कारण दोनों साइड की कंडीशन कंसंट्रेशन आपकी कैसी, इक्वल बने रहते हैं, बराबर बने रहते हैं। तो इस कंडीशन में आपका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इस केस में सेल को कोई भी हार्म नहीं होता या कोई भी एक्टिविटी उसमें ऐसी नहीं होती जिससे सेल को हार्म हो। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर की, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। सेकंड हो जाता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है आपका, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द आउटर सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द इनसाइड ऑफ द सेल, यानी कि आपका जो सेल है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसकी कुछ कंसंट्रेशन है, फिर आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ सॉल्यूशन मौजूद है उसकी कंसंट्रेशन है,
तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, जिसमें कि बाहर का जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन किससे ज्यादा हो जाएगी, साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे अपन साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन लेस हो जाती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की आपकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो उस केस में सॉल्यूशन क्या हो जाता है आपका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। When the concentration of the solution outside the cell is more than of inside the cell, और इस कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस सेल लूजेस वाटर, इस कारण क्या होता है, कंसंट्रेशन यहाँ की ज्यादा है और यहाँ की कम है, तो वाटर सेल के साइटोप्लाज्म से निकल के आउटसाइड इन्वायरमेंट में आने लगता है, और इसके कारण आपकी जो सेल हो जाती है वो क्या हो जाती है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है, यानी कि श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है। सो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन द इनसाइड द सेल, इसको अपन बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ड्यू टू दिस सेल लूजेस वाटर, यानी सेल की साइटोप्लाज्म का जो भी वाटर कंपोनेंट है वो निकल के बाहर आने लगेगा और सेल आपकी क्या होने लगेगी, प्लाज्मोलाइज्ड होने लगेगी, श्रिंक होने लगेगी, छोटी होने लगेगी। थर्ड टाइप का आपका सॉल्यूशन हो जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो लेट्स डिस्कस अबाउट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट टाइप है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें अपन क्या बोलेंगे, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल, यानी कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका जो कंसंट्रेशन है वो आपका हायर हो जाएगा कंपेयर टू द आउटसाइड, जो सेल का आउटसाइड सेल कंसंट्रेशन है वो लेस हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन ऑफ द साइटोप्लाज्म इनसाइड, तो इट इज कॉल्ड एज अ हाइपोटोनिक कंडीशन। एंड ड्यू टू दिस क्या होता है, यहाँ से जो भी वाटर कंपोनेंट है, आउटसाइड से वाटर कंपोनेंट आपके सेल के साइटोप्लाज्म में भरने लगेगा और सेल क्या हो जाएगी आपकी, स्वेल अप होने लगेगी, और बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, यानी उसके सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। So when the concentration of the solution outside the cell is lesser than that of cytoplasm inside, due to this cell swell ups and sometimes burst, इससे क्या हो जाता है, सेल आपकी बस्ट भी हो सकती है। अगर आप सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो बस्ट हो जाएगी, सेल को आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगी या प्लाज्मोलाइज हो जाएगी, और सेल को अगर आप आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो उसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा, ना तो वो स्वेल होगी ना ही श्रिंक होगी आइसोटोनिक सोल्यूशन में। तो यहाँ पर हमने देखा अभी आपका इस वीडियो में हमने देखा सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ सेल की बात करी, जिसमें सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया, उसके फंक्शन डिस्कस किए। देन उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस किया, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में हमने दो टाइप डिस्कस किए, एंडो और एक्सो ऑस्मोसिस। और इसी बेसिस पे हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के टाइप देखे, तो सॉल्यूशन या तो हाइपरटोनिक हो सकता है, हाइपोटोनिक या फिर आइसोटोनिक इन कंपेयर टू द सेल पे साइटोप्लाज्म से हमने ये डिस्कस किया। आगे हम देखेंगे आपका सेल वॉल के बारे में, और इसमें फिर थोड़ा सा अपन न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। So we were discussing about the component of the cell, तो जिसमें हमने सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया था। नाउ थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन और थोड़ा सी डिटेल और फैक्ट आपको सेल वॉल के बारे में बता देते हैं। ऑल्दो ये एसेंशियल लेयर नहीं है, यानी कि सारे टाइप के सेल में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। सो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ओनली ऑल प्लांट सेल। प्लांट सेल एक ऐसे प्लांट जितने भी हैं उनमें जितने भी सेल मौजूद होंगे, तो प्लांट सेल में आपको कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, हमेशा सेल वॉल। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल में और फंगल सेल में, यानी कि कवकों में, यानी कि आपके जो मोल्ड्स होते हैं, फफूंदी वगैरह होते हैं, उनके सेल में भी सेल वॉल होती है। लेकिन यहाँ पर अपन को ये देखना है कि केवल अभी यहाँ पर अपन बोल रहे हैं लोअर क्लासेस के लिए, आपको याद रखना है कि प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल। फिर इट्स अब्सेंट इन अ एनिमल सेल। एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं होती, डायरेक्टली आपको क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। देन इसके नेचर की बात करते हैं, फिजिकली कैसा हो जाता है, तो सेल वॉल आपका रिजिड होता है, यानी कि एक्सटर्नल जो भी प्रेशर है उसको बेयर कर सकता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, साथ में कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन ये थोड़ा सा थिक होता है। फिर बात करें पोरस है, पोरस से मतलब यहाँ पर ये है कि बीच बीच में इसमें कुछ ओपनिंग्स होते हैं जहां से होकर के कंपोनेंट सेल के अंदर भी जा सकता है और सेल से बाहर भी आ सकता है। एंड लास्टली नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल मेम्ब्रेन वो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की जो कि लिविंग है।
सेल वॉल आपका नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हो जाता है, साथ में अपन कह रहे हैं रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, थिक है और पोरस है और नॉन लिविंग है। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, एनिमल सेल में ये आपके एब्सेंट हो जाती है। देन इट इज केमिकल कंपोजिशन की बात करें, जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन के केस में कहा था कि ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनी है, तो यहाँ पर अपन बात करें सेल वॉल जो है मेनली सेलुलोज और हेमी सेलुलोज दो कंपोनेंट होते हैं। एक टाइप का ये कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे मिलकर के आपका सेल वॉल जो है बना हुआ होता है। नाउ सेल वॉल ऑफ अ टू एडजेसेंट सेल। अब नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं वो एक अकेले सेल के तो होते नहीं है, इनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में ये सेल एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो उस केस में अपन देखें कि सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल आर जॉइंड बाय अ लेयर कॉल्ड एज अ मिडिल लेमिला। तो एक दो सेल के बीच में जो अदर लेयर एक मौजूद हो जाती है वो हो जाती है आपकी मिडिल लेयर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन अपन देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे ये तीनों आपके प्लांट सेल के एग्जाम्पल हो जा रहे हैं। फिर आपको जो डार्क लेयर में आपको दिख रहा है ये आपका एक्चुअली सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल हो जाता है। उसके बीनीथ आपको ये सेकेंडरी सेल वॉल है और बीच बीच में आपको यहाँ पर देखिए ये हो जाता है मिडिल लेमिला, यानी कि दो एडजेसेंट सेल के बीच में अनदर लेयर मौजूद हो जाती है, ये हो जाती है मिडिल लेमिला। और केवल प्लांट सेल की हम ये बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस का डिस्कशन किया था, वैसे यहाँ पर फंक्शन ऑफ द सेल वॉल का अपन डिस्कशन करते हैं। तो फंक्शन की बात करें तो फर्स्टली प्रोवाइड डेफिनेटिव शेप टू द सेल। तो जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन के लिए कहा था वैसे ही प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी उसको डेफिनेट शेप में रखने का एक फंक्शन परफॉर्म करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। एक तरह से सेल को थोड़ी सी मजबूती प्रोवाइड करती है कंपेयर टू द प्लांट सेल, कंपेयर टू द एनिमल सेल। प्लांट सेल थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ वाली और रिजिड होती है और क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। नाउ परमिएबल एंड अलाउ एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट साइज। तो जैसे हमने बात करी थी सेल मेम्ब्रेन की, वो तो आपका क्या था सेलेक्टिवली परमिएबल, लेकिन आपका जो सेल वॉल है वो फुल्ली परमिएबल होता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल के अपने थ्रू एंड थ्रू पास होने देता है। लास्टली हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिपेयर एंड रीजेनरेशन। जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन के लिए बात करी थी कि उसमें भी आपको रिपेयर का कैरेक्टर हो जाता है, तो यहाँ पर सेल वॉल में भी आप देख सकते हैं इट कैन रिपेयर इटसेल्फ एंड इट कैन रीजनरेट इटसेल्फ। तो सेल वॉल अपने आप को रिपेयर भी कर लेती है और अगर लॉस हो जाए तो वो आपको अपने आप को रीजनरेट भी कर लेती है। स्लाइट अमाउंट में जो है सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के कंपोनेंट को बनाने में हेल्प करती है। तो ये हमने देखा एक सेल के एक और कंपोनेंट को जिसको हमने कहा सेल वॉल। नाउ सेल के सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे आ जाते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर सेल के लिए, क्योंकि एक तरह से जो न्यूक्लियस है वो सेल के लिए रिले सेंटर यानी कि ऑपरेटिंग मीडियम का काम करता है, यानी सेल में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको मेनली कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस। इट इज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल बिकॉज विच कंट्रोल द डायरेक्ट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स, यानी कि जितनी भी सेल के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज हो रहा है उसका डायरेक्शन और उसका कंट्रोल कंप्लीटली किसके थ्रू हो रहा है, वो न्यूक्लियस उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। सेकेंडली ऑल्सो कॉल्ड एज अ हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। तो हेडक्वार्टर ऑफ द सेल इसलिए कह दिया गया है क्योंकि सेल्स के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका रिले सेंटर, ऑपरेटिंग सेंटर अल्टीमेटली क्या हो जाता है, न्यूक्लियस। फिर यूकैरियोट्स, जैसा कि मैंने अपन ने डिस्कस किया था कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में मेन डिफरेंस किस कारण से हो जाता है, उनके न्यूक्लियस के कारण। कि हमने कहा है कि यूकैरियोट्स में अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स न्यूक्लियस में क्या पाई जाती है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन। फिर इसके अलावा अपन बात करें प्रोकैरियोट्स कंटेन प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि एक्चुअल न्यूक्लियस जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखने को मिलता है जिसमें कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो अपन अभी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। वहां पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसलिए भी होता है क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, सपोज दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, तो आपका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में
मूव करता रहता है। वहीं अपन बात करें यूकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रॉपरली एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है और वहां पर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इनसाइड द मेम्ब्रेन होता है। तो इस तरह से मेन डिफरेंस हो जाता है यूकैरियोट और यूकैरियोट में। तो यूकैरियोट में आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और प्रोकैरियोट में आपका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, जिसे हमने क्या कहा था, न्यूक्लियोइड भी कहा था या इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा था। फिर नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस बना कैसे होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का जो कंपोजिशन होता है वो कैसे वेल अरेंज होता है। सो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका स्फेरिकल है सबसे पहले तो। इसके बाद अपन देख सकते हैं आपके यहाँ पर इसको आपको ट्यू लेयर दिख रही होंगी, ये आउटर लेयर हो जाती है और ये इनर लेयर। आउटर लेयर को बोल देते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर लेयर को अपन बोल देते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर इसके अलावा इस न्यूक्लियस के अंदर एक तरह का फ्लूइड फील्ड हो जाता है, वो आपका न्यूक्लियर फ्लूइड कहलाता है। सेंट्रल में आप देख सकते हैं ये सर्कुलर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियलस कहते हैं, यानी कि एक तरह से न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा स्ट्रक्चर है जो कि क्या हो जाता है, न्यूक्लियोलस। और साथ में आपको जो फाइबर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये आपके क्या हो जाता है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन एक तरह से आपका डीएनए से बना हुआ सब्सटेंस हो जाता है, जो कि दो टाइप का हो जाता है, एक सेंट्रल में अरेंज है और एक पेरिफेरल में अरेंज हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेम्ब्रेन में बीच बीच में आपको ये गैप्स दिख रहे हैं, तो ये एक तरह के पोर्स होते हैं, पोर्स कह लीजिए या फिर होल्स कह लीजिए, जिनसे होकर के न्यूक्लियस से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साइटोप्लाज्म में जाती है या फिर साइटोप्लाज्म से इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर कैसे आती है, तो वो इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए यहाँ पर पोर्स यानी कि होल्स मौजूद होते हैं। फिर साथ में अपन देखें, सो इट हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो अपन देख ही चुके हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इट हैज अ पोर्स व्हिच रेगुलेट द मेम्ब्रेन ऑफ द रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ पर बीच बीच में अपन देख सकते हैं ये होल्स हैं, इन होल से यहाँ पर मटेरियल का मूवमेंट रेगुलेट होता रहता है। फिर इट हैज अ न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो न्यूक्लियस के इनसाइड हो जाती हैं, एक हो जाता है न्यूक्लियोलस और अराउंड में आपको जो दिख रहा है ये क्रोमेटिन का एक तरह से जाल हो जाता है, नेट हो जाता है, जो एक्चुअली डीएनए से मिलकर के बना हुआ होता है, जहां पर सेल के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी वो इंफॉर्मेशन जो उस सेल को अपने पेरेंट सेल से मिली है वो यहाँ पर डीएनए के फॉर्म में स्टोर रहती है। इसके अलावा अपन बात करें तो न्यूक्लियस में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम अपन आगे जाकर के पढ़ेंगे, एक तरह के सेल ऑर्गेनेली होते हैं और न्यूक्लियोलस ये राइबोसोम को बनाने का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो न्यूक्लियोलस का प्राइमरी फंक्शन क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम। इसके अलावा क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन मटेरियल जो हम देख रहे हैं, ये जो धागेनुमा आपको दिख रहा है, थ्रेड लाइन दिख रहा है, ये क्या हो जाता है, हमने कहा है कि it has nucleolus, chromatin and the substance filled inside the nucleus is called as the nuclear fluid। अंदर की तरह एक तरह का जेली लाइक का लिक्विड हो जाता है जिसे अपन क्या कह देते हैं, न्यूक्लियर फ्लूइड। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम ये कैसे मिलकर के बने होते हैं, डीएनए से, और विच स्टोर द ट्रांसमिट हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल टू फंक्शन, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, यानी कि सेल के अंदर प्रोड्यूस करने की, फंक्शन करने की और ग्रो करने की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो इस क्रोमेटिन में डीएनए के फॉर्म में स्टोर रहती है, जो उसको अपनी पेरेंट सेल से मिली हुई होती है। तो ये सेल के अंदर जो भी मेन इंफॉर्मेशन या कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है वो आपका इस न्यूक्लियस के थ्रू परफॉर्म हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। मेनली जो न्यूक्लियस से कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नाउ न्यूक्लियस की यहाँ पर अपन ने पहले भी डिस्कस किया था है, लेकिन एक बार और बता देते हैं। दैट मीन्स न्यूक्लियस के टू इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं सेल के लिए। पहला तो इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल में क्या हो जाती है, सेल में कुछ ना कुछ आपका केमिकल का फॉर्मेशन यानी कि प्रोडक्शन होता रहता है, और सेल में कभी कभी आपकी कुछ चीजें आपकी ब्रेक डाउन होती रहती है, यानी कि यूज होती रहती हैं या टूटती रहती हैं। तो दोनों एक्टिविटीज जहाँ पर कुछ कंपोनेंट बन रहे हैं या कुछ कंपोनेंट ब्रेक हो रहा है उनको कंबाइनली अपन बोल देते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं उनके लिए अपन क्या बोल रहे हैं, उनका रेगुलेशन
कौन कर रहा है, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आगे अपन पढ़ेंगे, सेल साइकिल, हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। तो सेल साइकिल एक तरह का सेल जब डिवाइड होती है, यानी सेल डिवाइड होकर के और ज्यादा सेल को प्रोड्यूस करती है, तो वहां पर वो प्रोसेस आपकी सेल साइकिल हो जाती है, जो कि सेल डिवीजन के दौरान होती है, जिसका मेजर कंट्रोल किसके पास होता है, आपका न्यूक्लियस के पास होता है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसा हमने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है या फिर अपन कहें क्रोमोसोम है, जो कि डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है या फिर हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जानी होती है, वो सेल के न्यूक्लियस के थ्रू ही जाती है। तो दैट्स व्हाई इट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडेटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो भी आनुवंशिक लक्षण है, हेरिडेटरी कैरेक्टर है, जेनेटिक कैरेक्टर है, वो ट्रांसफॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो पेरेंट की सेल और मतलब दोनों पेरेंट्स की सेल आपस में फ्यूज होती है, उनके न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस से ही उनके जो इन्फॉर्मेशन है वो उनकी अगली जनरेशन में आ पाती है। तो यहाँ पर हमने देखा इस वीडियो में आज सबसे पहले हमने देखा सेल मेम्ब्रेन, उसके कैरेक्टर्स, कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। दूसरा इंपॉर्टेंट हमने देखा सेल वॉल के बारे में, और एक और सेल कंपोनेंट न्यूक्लियस के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके फैक्ट देखे, स्ट्रक्चर देखा और उसके फंक्शन देखे हैं। नाउ इस चैप्टर के थर्ड वीडियो में हम देखेंगे सेल के कंपोनेंट्स जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, जिनको हमने क्या कहा था, सेल ऑर्गेनेल, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टडी वेल।